हे गाइस, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जनाब, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ब्लड बैंकिंग के एक टॉपिक के बारे में, जो कि है ब्लड कंपोनेंट्स। तो ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हम बना लेते हैं होल ब्लड कलेक्ट करने के बाद, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। कि सबसे पहले बेसिकली हम देखेंगे प्रिपरेशन, कि बनाते कैसे हम कंपोनेंट। उसके बाद हम ईच कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हो गया रेड सेल, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट वगैरह के बारे में। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ कंपोनेंट प्रिपरेशन की बात करेंगे कि व्हाट एक्चुअली सिंपलेस्ट कंपोनेंट प्रिपरेशन मेथड इज। तो वो है, हम होल ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसे हमने क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करना है उसे, सेंट्रीफ्यूज एट लो आरपीएम, लो स्पिन देना है एक बार। तो लो स्पिन जब हम देंगे तो आरबीसी तो बहुत ज्यादा हैवी होती है प्लाज्मा के कंपैरिजन में। ठीक है, प्लेटलेट और प्लाज्मा की डेंसिटी सिमिलर सिमिलर सी होती है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो पैक्ड जो सेल है वो तो अलग आपकी चली जाएगी, सेपरेट हो जाएगी प्रॉपर। बाकी बच जाएगा हमारे पास प्लेटलेट रिच प्लाज्मा लो स्पिन देने के बाद। अब ये पोर्शन हमने उठा के अलग से एक बार इसे हाई स्पिन दे दिया। अब हाई स्पिन दे दिया तो मतलब जो भी सब्सटेंस है या फिर जब जो भी सॉलिड मटेरियल, जो भी सेल्स हैं, वो फिर से सेडिमेंट हो जाएगी और अब बच जाएगा प्योर प्लाज्मा, जो कि पूरा लिक्विड है। तो प्लेटलेट बच गया प्लस प्लाज्मा बच गया। तो प्लाज्मा को हमने फटाफट से फ्रोज कर दिया विद इन फ्यू मिनट्स, तो वो हो गया फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, अब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से क्या बनाते हैं हम, क्रायो प्रेसिपिटेट। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो गैस, बेसिक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोनेंट प्रिपरेशन जो हम ब्लड बैंक में करते हैं वो इसी मेथड से होता है। तो फर्दर अब हम कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, लाइक पैक्ड आरबीसी और प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या फिर क्रायोप्रेसिपिटेट के बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ सबसे पहले गाइस, पैक्ड रेड ब्लड सेल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि एनीमिया, ब्लड लॉस, हर जगह ये चढ़ाया जाता है रेसिपिएंट को। तो सबसे पहले जो ये एंटीकोगुलेंट वाला खेल है ना, वो समझ लेते हैं कि क्या है। ये एंटीकोगुलेंट डाला तो इतने दिन रहेगा हमारा आरबीसी, ये डाल दिया तो इतने दिन बढ़ गए। तो ये सब हम समझ लेते हैं कितना कितना क्या क्या डलता है और कितनी शेल्फ लाइफ हो जाती है हमारी आरबीसीज की। तो जो हम अभी करंट में जो प्रोसीडिंग है उसमें हम सीपीडीए एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं और हम लेते हैं ब्लड। तो रेशियो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है कि 40 ml ऑफ सीपीडीए इज यूज्ड फॉर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, तो ये चीज यूज होती है। तो यूजुअली इंडिया में जो हमारा बैग होता है कलेक्शन का, वो 350 ml का होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये अराउंड 40 ml ऑफ सीपीडीए हमें चाहिए होता है इसके लिए। उसके अलावा गाइस, ये बात होगी एंटीकोगुलेंट की। अब बात करते हैं, अभी एक नई चीज आई है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है, एडसॉल। एडसॉल बोलते हैं, कहीं पे न्यूट्रीसेल भी बोलते हैं फॉरेन में, बट होता क्या है, वो सैगम होता है, सैगम सॉल्यूशन होता है, सलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटॉल। ठीक है गाइस, तो ये हम 78 ml, हम एक हमारा जो 350 ml का ब्लड बैग होता है, या 350 ml जब भी ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो उसमें जो आरबीसी होंगी उसके प्रिजर्वेशन के लिए एडिटिव सॉल्यूशन रहता है, वो 78 ml हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो मिक्सचर है, मतलब ये दोनों चीज यूज होती है। अगर ये सिर्फ अकेला यूज होगा सीपीडीए, तो लाइफ स्पेन होगा 35 डेज। अगर हमने ये सैगम भी ऐड कर दिया तो लाइफ स्पेन बढ़ के हो गया 42 डेज ऑफ लाइफ स्पेन। ठीक है, आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ये एंटीकोगुलेंट और ये लाइफ स्पेन वगैरह हर एग्जाम में पूछा जाता है और आपको वैसे भी पता होना चाहिए। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बस सीपीडीए ही डला या फिर सैगम ही डलता है अब, और कुछ नहीं। भाई, जब सेट्रेट नहीं होगा तो चिलेशन कैसे होगा, और ब्लड आपका क्लॉट का क्लॉट हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो सैगम प्लस सीपीडीए दोनों डलता है आजकल। और लाइफ स्पेन होता है जो हमारी पैक्ड रेड सेल है 42 डेज। नाउ स्टोरेज की बात करते हैं, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे यूज,
स्टोरेज की बात करें तो 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर करते हैं पैक्ड रेड ब्लड सेल को। आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर में। गाइस कोई भी रेड सेल्स या सेल्स वाली चीज है ना, जनरली फ्रिज में नहीं रखी जाती है, मतलब फ्रीजर में नहीं रखी जाती है कि माइनस में रख दिया, वो हीमोलाइज हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी अनटिल एंड अनलेस आपने कोई ऐसा कंपोनेंट डाला है जो कि एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज दे रहा है उन्हें। ठीक है, तो टेम्परेचर आपको याद रखना है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर करते हैं। बेनिफिट्स क्या है कि लाइक एक यूनिट अगर मैं रेड सेल चढ़ा रहा हूं ब्लड बैंक से, मैंने एक यूनिट आरबीसी ली और मैंने अपने पेशेंट को चढ़ा दी, तो उसका कितना फायदा होगा? तो उसका 1 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन बढ़ेगा एक यूनिट अगर मैं चढ़ा रहा हूं, और 3% उसका बढ़ेगा क्या? हेमाटोक्रिट या फिर पीसीवी। 1 ग्राम क्या पड़ेगा पर डीएल? हीमोग्लोबिन। ठीक है, आपको पता है ये सब चीजें ब्लड लॉस के केस में, प्रेगनेंसी के केस में ब्लड लॉस हो जाता है तब चढ़ाया जाता है आरबीसीज, या फिर एनीमिक कंडीशन में चढ़ाया जाता है। तो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो याद करने वाली चीजें हैं वो आपकी स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट का एक और नाम है गाइस, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं उसे, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट दो तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं, या तो वो होगा सिंगल डोनर प्लेटलेट या फिर होगा वो रैंडम डोनर प्लेटलेट। अभी सिंगल डोनर प्लेटलेट जो आया है ना, एक ये न्यूली इवॉल्व है बेसिकली। इसमें हम एक डोनर से उसका बहुत सारा प्लेटलेट हम निकाल लेते हैं। तो एक मशीन होती है उसे बोलते हैं एफेरेसिस। ठीक है, एफेरेसिस मशीन होती है एक। ठीक है, एफेरेसिस का मतलब क्या है कि हम एक पार्टिकुलर ब्लड कंपोनेंट को निकाल रहे हैं, बाकी का जो ब्लड कंपोनेंट है या प्लाज्मा है उसे हम रीट्रांसफ्यूज कर रहे हैं सेम पेशेंट में। ठीक है, तो ये एफेरेसिस करके हम सिंगल डोनर प्लेटलेट ले लेते हैं। ठीक है, वही रैंडम डोनर प्लेटलेट क्या होता है कि जैसे कोई बंदा होल ब्लड का डोनेट किया, उससे हमने कंपोनेंट प्रिपेयर किया, तो जो मैंने आपको मेथड बताया था उससे हमने जो हमें वहां पे प्लेटलेट मिलता है वो होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट। ठीक है, अब अच्छा कौन सा होता है गाइस? ऑलवेज रिमेंबर आरडीपी इज बेटर, क्योंकि इसमें हम पूलिंग करते हैं आरडीपी में। तो गाइस सिंगल डोनर प्लेटलेट में क्या है, डोनेशन वाले बंदे को, मतलब जो डोनर है हमारा, उसमें काफी हमें वैसे मुश्किल होती है कि फीमेल्स नहीं चलती है उसमें, वीक लोग नहीं चलते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा प्लेटलेट हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो इंडिकेशन है कोई भी डिसऑर्डर कोगुलेशन से रिलेटेड खासकर नहीं होना चाहिए। फीमेल्स को हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं क्योंकि उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह रहता है, तो फीमेल्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन केस ऑफ एफेरेसिस। अब गाइस क्या फायदा क्या हुआ हमारा अगर एक डोनर में एसडीपी या आरडीपी वाली प्लेटलेट चढ़ाऊंगा? तो रैंडम डोनर प्लेटलेट मैंने बताया थोड़ा सा होता है, तो वो 10K प्लेटलेट, मतलब 10,000 प्लेटलेट काउंट इंक्रीज कर देता है। ठीक है, एक यूनिट इसका कितना होता है? अप्रोक्स 50 से 70 ml होता है एक यूनिट प्लेटलेट। ठीक है, और इसका कितना होता है? 200 to 300 ml होता है इसका सिंगल डोनर प्लेटलेट। ठीक है, तो ये इंक्रीज करता है 30,000 से लेके 50,000 प्लेटलेट। तो एसडीपी का सिंगल यूनिट, एक यूनिट अगर हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं तो वो 30,000 से लेके 50,000 तक प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज कर देता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट आपको पता होना चाहिए 1.5 लाख से लेके 4 लाख के अराउंड होता है, तो इतना बढ़ रहा है, मतलब ठीक ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो काफी बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। एसडीपी काउंट के मद्देनजर देखते हुए बेटर होता है रादर देन आरडीपी, क्योंकि उसमें हमें मल्टीपल पूल करके हमें प्लेटलेट लेना होता है वो काफी सारे डोनर से। अब दूसरी पॉइंट हमें याद करनी है स्टोरेज कंडीशन के बारे में बेसिकली। तो ये जो प्लेटलेट है वो रूम टेम्परेचर पे रहता है 22 to 24 डिग्री सेल्सियस, प्लस ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे शेक करता रहता है ये, तो ये कंटिन्यूअस एजिटेशन या फिर कंटिन्यूअस हिलता रहता है थोड़ा थोड़ा, ताकि जो प्लेटलेट्स हैं वो लाइव रहें और वो एग्रीगेट ना हो जाए, चिपक ना जाए एक दूसरे से। ठीक है, तो स्टोरेज थोड़ा स्पेसिफिक होता है प्लेटलेट्स के केस में।
सेल्फ लाइफ गाइस कितनी होती है? 5 दिन। 5 दिन के अंदर आपको यूज कर लेना है, अदरवाइज वो फिर काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी प्लेटलेट्स कंपोनेंट के बारे में या फिर प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट के बारे में। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इससे भी ले सकते हैं। नाउ लुक, अब हम बात कर रहे होंगे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के बारे में। फ्रेश हम इसलिए बोलते हैं कि जो ब्लड कलेक्ट करते हैं उसके विद इन 6 आवर के अंदर हमें इसे प्रिपेयर कर लेना होता है, फ्रोज कर देना होता है, अदरवाइज इसे हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा नहीं कहते। इसलिए तो जब भी कंपोनेंट प्रिपरेशन की बारी आती है तो ब्लड कलेक्ट होता है फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में उसका कंपोनेंट प्रिपेयर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अगले दिन कर रहे हैं या 4 डिग्री पे रख के बाद में कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमें अगर वैल्यूएबल कंपोनेंट चाहिए एक होल ब्लड से 4 लाइफ बचानी है तो हमें विद इन 6 आवर ऑफ कलेक्शन प्रोसेस करना होगा, कंपोनेंट प्रिपेयर करने होंगे। स्टोरेज सिंपल है, -30 पे अप टू 1 ईयर रख सकते हैं। अगर हायर है -80 कर दिया तो 2 to 3 ईयर भी रख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में होता क्या है। प्लेटलेट तो हमने अलग कर ली थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें गाइस होता है ऑल कोगुलेशन फैक्टर, सारे होते हैं, बट जो लेवाइल फैक्टर होते हैं उनका अमाउंट इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि फैक्टर नंबर 5 और 8 नेग्लिजिबल होते हैं या फिर कम होते हैं। 8 तो मतलब बिल्कुल ना के बराबर होता है क्योंकि वो लेबाइल है, इतने दिन स्टोरेज में वो टिक ही नहीं पाता जब हम उसे यूज करना चाहें। तो उसके लिए हम बनाते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे उसके बारे में बात करते हैं। नाउ क्रायो प्रेसिपिटेट क्या है? क्रायो प्रेसिपिटेट क्या है? इट कंटेन्स प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन फ्रॉम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अभी हमने क्या किया, हमने सपोज एक बैग था फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का, FFP का एक बैग था, ठीक। उसे हमने क्या किया, उसे हमने किया कि हमने उसे 1 to 6 डिग्री पे थॉ किया, मेल्ट किया, ठीक है। मेल्ट करके हमने उसे सेंट्रीफ्यूज कर दिया। तो अब जो उसमें सेडिमेंट होगा ना, वो होगा आपका क्रायो प्रेसिपिटेट। तो क्रायो प्रेसिपिटेट जो है ना वो किस चीज में रिच होता है? वो रिच होता है वॉन विलिब्रेंड फैक्टर, फैक्टर नंबर 8 जो कि मैंने बताया था बिल्कुल ना के बराबर होता है FFP में। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे हो गया कि, तो गाइस यहाँ पे पहला डाउट होता है कि मतलब ऐसा क्या है कि क्रायो प्रेसिपिटेट में आपका फैक्टर 8 अच्छी मात्रा में मिलता है, वहीं मैंने बताया कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में क्या होता है कि फैक्टर 8 ना के बराबर होता है। तो क्या फर्क है? हमने भी तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से ही क्रायोप्रेसिपिटेट बनाया था, तो ऐसा क्या हुआ कि क्रायोप्रेसिपिटेट में वो मिल गया हमें लेबाइल फैक्टर और ये हमें उसमें नहीं मिला फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में। तो कॉन्सेप्ट ये होता है गाइस कि जब हम कलेक्ट करते हैं हम उसे इमीडिएटली फ्रोज करते हैं -30 या -18 डिग्री सेल्सियस पे, देन उसके बाद उस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम क्या करते हैं, थॉ करते हैं 1 से लेके 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो थोड़ा मैशी सा जब हो जाता है तब हम उसे सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, देन हमें ये कंपोनेंट मिलता है। वहीं अगर मैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि उसे हमने बना के रख दिया, अब जब 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप उसे चढ़ाने के लिए थॉ करोगे ना, तब आपका उसमें ये लेवाइल फैक्टर नंबर 8 एलिमिनेट हो चुका होगा लगभग। तो बेसिकली ये बोल सकते हो कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम थॉ करके सेंट्रीफ्यूज करके देन रिफ्रीज करके हम ये क्रायोप्रेसिपिटेट रेडी करते हैं। इसमें क्या होता है, इकट्ठे कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो भी उसमें लूज होने वाला होता है वो इसमें आके सस्टेन करता है। तो ये फैक्टर 8, फैक्टर 13 एंड फाइब्रिनोजन रिच होता है, ये सारे कंपोनेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। तो ये था गाइस 4 कंपोनेंट जो कि मेनली रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपने सुना होगा, ल्यूको रिड्यूस्ड रेड ब्लड सेल्स, ये सब सुना होगा। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें ब्लड की नॉब के साइड में यहाँ पे एक फिल्टर लगा होता है, तो वो WBC को रोकता रहता है क्योंकि WBC तो यूजुअली बड़े होते हैं ना, तो रोकता रहता है। तो वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 4 कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कोई डाउट है कमेंट में भेजिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि कब कब हमें इन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो गाइस यूजेस ऑफ दिस कंपोनेंट, ठीक है, डोनर से हमने ब्लड लिया, कंपोनेंट बना लिए 4, ठीक है।
अब रेसिपिएंट को क्या क्या बीमारी होगी तब क्या क्या चढ़ेगा। सबको पता है थैलेसीमिया और एनीमिया एक ही जैसे हैं, तो इसमें क्या होता है, रेड सेल चढ़ाई जाती है, बार बार जरूरत पड़ती है। ठीक है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा मैंने क्या बोला था, कंटेन्स ऑल कोगुलेशन फैक्टर। लेक्चर रिवाइज करना बहुत जरूरी है। लीवर क्या है, कोगुलेशन फैक्टर्स बनाता है सारे, तो कंटेन्स ऑल कोगुलेशन फैक्टर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, तो लीवर डिजीज में काम आएगा। प्लस कोगुलेशन डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं, अब कोगुलेशन डिसऑर्डर है तो ऑब्वियसली ये है कि क्लॉट फैक्टर की कमी होगी। वो क्या दे रहा है हमें, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उस केस में चढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट कब यूज होता है, डेंगी फीवर का। इस डेंगी फीवर में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है, इंटरनल ब्लीडिंग तक चालू हो जाती है। ठीक है, तो प्लेटलेट क्या है, उसे मेंटेन करेगा, ब्लीडिंग को रोकेगा। तो डेंगी फीवर में प्लेटलेट्स आपका इन्फ्यूज किया जाता है। एंड बोन मैरो फेलियर, अब बोन मैरो फेलियर है तो गाइस सेल्स बन ही नहीं रहे हैं, तो फिर प्लेटलेट काम आएगा बाहर से, अदरवाइज इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड क्रायोप्रेसिपिटेट मैंने बोला था, तो हीमोफीलिया ए लिखा हुआ है गाइस, देख रहे हो आप, मतलब फैक्टर 8 इसमें भरपूर होता है, इसलिए हीमोफीलिया ए डिजीज जो कि उसी की डेफिशिएंसी से होती है, तो उस चीज को रोकने में हमें ये कंपोनेंट चढ़ाना पड़ता है, या फिर फाइब्रोनोजन डिफिशियंसी हो उस केस में। अगर आपको उनके यूजेस और तरीका पता है तो आप ये सारे चीजें आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा कि मेरा गला थोड़ा खराब भी है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा। आप टॉपिक कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।